हेलो स्टूडेंट, हम लोग एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड लाइन का एस्टिमेशन पढ़ रहे थे। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड लाइन। ठीक, अब उनके कुछ MCQs हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, कल हमने थ्योरी पढ़ी थी उसकी, आज हम उसके MCQs पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, लाइन सपोर्ट में निम्न में से किन गुणों को होना चाहिए। इनमें से जो लाइन सपोर्ट होता है उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए, चीप इन कॉस्ट सस्ता होना चाहिए, और लो मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक, या ऑल ऑफ द अबव। तो लाइन सपोर्ट में निम्न में से कौन से गुण होना चाहिए। ठीक, किन गुणों को होना चाहिए। ठीक, किन गुणों को होना चाहिए, तो हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी होना चाहिए। ठीक, और उनकी लॉन्ग लाइफ होना चाहिए, सस्ते होने चाहिए, लो मेंटेनेंस कॉस्ट होने चाहिए। ठीक, तो हमारा ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर होगा। ठीक, ही इज़ राइट आंसर। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरहेड लाइन का कंपोनेंट नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा वो है जो ओवरहेड लाइन का कंपोनेंट नहीं है। ठीक, इनमें से ऐसा क्या है। लाइन सपोर्ट होता है ओवरहेड लाइन का कंपोनेंट। ठीक, जिस पर भी जब लाइन सपोर्ट नहीं होगा तो ओवरहेड लाइन ही कहाँ होगी। दूसरा क्लैम्प्स होते हैं। तीसरा डेंजर प्लेट लगी रहती है, कॉशन प्लेट। ठीक, जिस पर लिखा रहता है 440 वोल्ट या 11 kV लिखा रहता है नीचे डेंजर। ठीक, तो डेंजर प्लेट होती है। और मेगर, तो मेगर क्या है, लाइन सपोर्ट का कंपोनेंट नहीं होता। मेगर क्या होता है, ये इंसुलेशन, केबल के इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करता है। ठीक है, मेगा ओम में रेजिस्टेंस को मेजर करता है। तो मेगर क्या है, एक ओवरहेड लाइन का कंपोनेंट नहीं है। ठीक, तो डी इज़ राइट आंसर। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मटेरियल का उपयोग ओवरहेड लाइन इंसुलेटर के लिए नहीं किया जाता है। ठीक, ओवरहेड लाइन में जो इंसुलेटर यूज़ करते हैं, ये कह रहा है निम्न में से कौन सा मटेरियल इंसुलेटर के रूप में यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक, कौन सा मटेरियल जो इंसुलेटर में यूज़ नहीं किया जाता। पोर्सेलिन, पहला है पोर्सेलिन, दूसरा ग्लास, तीसरा PVC, चौथा स्टेटाइट। ठीक, तो क्या हमारा देखो PVC भी हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल है। ठीक, लेकिन PVC की क्या, ये फ्लेक्सिबल मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसकी कम होती है। ठीक, तो इसको है PVC को जो है लाइन इंसुलेटर के रूप में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक, जो ओवरहेड लाइन के जो इंसुलेटर होते हैं तो PVC को इंसुलेटर में उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक, तो सी इज़ राइट आंसर। ठीक, ओवरहेड लाइन के इंसुलेटर में यूज़ नहीं करते हैं PVC को, तो सी इज़ राइट आंसर। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए समानता किस प्रकार के पोल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन में, इलेक्ट्रिकल पावर के डिस्ट्रीब्यूशन में कह रहा है निम्न समानतः किस प्रकार के पोल का उपयोग किया जाएगा। इनमें से कौन सा पोल डिस्ट्रीब्यूशन में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ किया जाता है। वुडन पोल, लकड़ी के खंभे, RCC पोल, रीइंफोर्स सीमेंट एंड कंक्रीट पोल्स, स्टील पोल्स, या बोथ B एंड C। ठीक, तो हमारे RCC पोल भी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ होते हैं, स्टील पोल भी। ठीक है, तो दोनों D। ठीक है, बोथ B एंड C दोनों हमारे यूज़ होते हैं, तो राइट आंसर इज D। ठीक है, ये दोनों ही हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर के डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो D इज़ राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी के खंभों को, जो लकड़ी के पोल होते हैं जिन्हें वुडन पोल बोलते हैं, ठीक, को सड़ने से बचाने के लिए, या फिर उसमें कीड़ा वीड़ा ना लगे उसके लिए उसमें कौन सा तेल लगाया जाता है। ठीक है, उसमें तेल यूज़ किया जाता है ताकि उसमें कीड़ा ना लगे और सड़े ना वो। तो कौन सा तेल, ये कह रहा है इसको लकड़ी के खंभों को सड़ने से बचाने के लिए कौन सा तेल
लगाया जाता है। केरोसिन ऑयल, पहला है केरोसिन ऑयल, दूसरा है मिनरल ऑयल, तीसरा है क्रेओसोट ऑयल या ऑल ऑफ द अबव। ठीक, तो हम खंभों को सड़ने से बचाने के लिए, उनमें कीड़ा ना लगे, इससे बचाने के लिए क्रेओसोट ऑयल यार हमारा यूज़ किया जाता है। ठीक, सी इज़ राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। स्टील के खंभों को पेंट निम्न में से किससे बचाने के लिए किया जाता है? निम्न में से स्टील के जो खंभे होते हैं उन पर पेंट किया जाता है। ठीक, स्टील के खंभों पर पेंट किया जाता है। ये कह रहा है निम्न में से किससे बचाने के लिए किया जाता है स्टील के खंभों पर पेंट। ठीक, तो ऑप्शन है यहाँ पे कोरोजन, वॉरर, टर्मिट्स या ऑल ऑफ द अबव। टर्माइट्स या ऑल ऑफ दिस। ठीक, तो लकड़ी जो स्टील के पोल होते हैं उनके खंभों स्टील के पोल पर पॉइंट किया जाता है, फिर कोरोजन से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, कोरोजन हिंदी में कहते हैं संक्षारण, उस पर जंग वगैरह ना लगे। ठीक, तो उसको कोरोजन से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं स्टील के पोल को, कोरोजन से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, क्वेश्चन नंबर 7। आरसीसी पोल की स्पैन होती है। स्पैन मतलब किन्हीं दो पोलों के बीच की जो दूरी होती है उन्हें बोलते हैं स्पैन। ठीक, तो आरसीसी पोल में ये स्पैन कितनी होती है? ठीक, जनरली पहला ऑप्शन है 250 से 400 मीटर, दूसरा 80 से 150 मीटर, तीसरा 50 से 105 मीटर, चौथा 10 से 75 मीटर। ठीक, तो आरसीसी पोल में जो स्पैन होती है ना, किन्हीं दो खंभों के बीच की जो दूरी होती है वह हमारी 80 से 150 मीटर के बीच रखी जाती है। ठीक, 80 से 150 मीटर के बीच रखी जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? बी। ठीक, बी इज़ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में क्रॉस आर्म बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। जो ट्रांसमिशन लाइन है इसमें क्रॉस आर्म बने होते हैं। क्रॉस आर्म क्या होते हैं? मान लो ये हमारा कोई टॉवर या पोल है। ठीक, तो इसमें जो ये इंसुलेटर लटके रहते हैं ना, ये इंसुलेटर लटके रहते हैं, फिर यहाँ कंडक्टर जाता है। तो ये जो होता है जिस पे इंसुलेटर लटका रहता है, ये जो इंसुलेटर को सहारा देता है, इसको बोलते हैं क्रॉस आर्म। ठीक, तो ये कह रहा है ट्रांसमिशन लाइन में क्रॉस आर्म बने होते हैं। किस चीज़ के बने होते हैं? वुड, लकड़ी के, स्टील के, आरसीसी के या कॉपर के? तो ये हमारे स्टील के बने होते हैं। ठीक, क्या क्या बनते हैं? स्टील के। ठीक, ट्रांसमिशन लाइन में क्रॉस आर्म हमेशा स्टील के बने रहते हैं। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है ओवरहेड लाइन के कंडक्टर होते हैं। जो ओवरहेड लाइन आती है उसमें किस प्रकार के कंडक्टर होते हैं, कैसे कंडक्टर होते हैं? पहला ऑप्शन है सॉलिड कंडक्टर होते हैं ओवरहेड लाइन में, स्ट्रैंडेड कंडक्टर होते हैं, बोथ सॉलिड एंड स्ट्रैंडेड, या नन ऑफ अबव, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो जो हमारी ओवरहेड लाइन होती है ना, उसमें जो कंडक्टर यूज़ करे जाते हैं, सॉलिड कंडक्टर भी यूज़ करे जाते हैं और स्ट्रैंडेड कंडक्टर भी यूज़ करे जाते हैं। ठीक, तो राइट आंसर होगा हमारा सी। ठीक, बोथ सॉलिड एंड स्ट्रैंडेड। ठीक, बोथ सॉलिड एंड स्ट्रैंडेड कंडक्टर हमारे ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है हमारा? सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरहेड लाइन में प्रयोग होते हैं। ठीक है, ओवरहेड लाइन में कैसे कंडक्टर प्रयोग होते हैं? कॉपर कंडक्टर, एल्युमिनियम कंडक्टर, ACSR कंडक्टर या एनी ऑफ अबव। ठीक, तो कैसे कंडक्टर यूज़ होते हैं हमारे? हम ACSR कंडक्टर यूज़ करते हैं उसमें। ठीक, जो ओवरहेड लाइन होती है उनमें ACSR कंडक्टर यूज़ करते हैं। ठीक, केवल कॉपर या एल्युमिनियम अगर करोगे तो क्या होते हैं? वो फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक, मुलायम होते हैं। ठीक है, तो ACSR कंडक्टर क्या होता है? एक स्टील की रॉड होती है उसमें बीच में, और चारों ओर उसके एल्युमिनियम कंडक्टर होते हैं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म एल्युमिनियम कोर स्टील रीइंफोर्स। ठीक है, तो क्या है? इसको बोलते हैं ACSR कंडक्टर। ठीक,
तो इसी प्रकार के ACSR कंडक्टर ही हमारे क्या होते हैं, ओवरहेड लाइन में यूज़ करे जाते हैं। तो राइट आंसर इज सी। ठीक है, यही हमारे कंडक्टर यूज़ करे जाते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, ओवरहेड लाइन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ट्रांसमिशन लाइन में स्थिरांक हैं। ठीक है, इनमें से क्या जो है ट्रांसमिशन लाइन के स्थिरांक मतलब कांस्टेंट है या पैरामीटर हैं। ठीक, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस या ऑल ऑफ दिस। तो देखो 3 टाइप की ट्रांसमिशन लाइन होती है, एक होती है हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, एक मीडियम और एक लॉन्ग। ठीक, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये तीनों ही हमारे क्या हैं, ट्रांसमिशन लाइन के स्थिरांक या पैरामीटर या कांस्टेंट है। ठीक, लेकिन क्या है, जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें कैपेसिटेंस जो होता है इसको हम नेगलेक्ट मानते हैं। ठीक, जब उसकी हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, जब उसका एनालाइज करते हैं तो उसका एनालाइज करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें ये कैपेसिटेंस इफेक्ट जो है उसमें नेगलेक्ट माना जाता है। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में केवल रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस होता है, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं दिया है कुछ। ठीक, क्या पूछा, ट्रांसमिशन लाइन में स्थिरांक होते हैं, स्थिरांक हैं, और मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में तीनों होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया तो ये भी हम क्या करेंगे, तीनों को मानेंगे। ठीक, तो ये तीनों ही होंगे, ऑल ऑफ दिस। ठीक, तो डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाइट ऑफ कॉशन नोटिस और डेंजर प्लेट। जो डेंजर प्लेट और कॉशन नोटिस लगाया जाता है खंभू वगैरह पर, उसकी हाइट क्या रखी जाती है ज़मीन से। ठीक है, उसकी हाइट कितनी रखी जाती है। जो डेंजर प्लेट वगैरह लगी रहती है ना आपकी, उस पर बना रहता है खतरे का निशान कि भाई डेंजर 440 वोल्ट या 11 kV या 25 kV जो भी हो। ठीक, तो वो प्लेट क्या है, उसकी हाइट क्या होती है ये पूछ रहा है। तो उसकी हाइट जो होती है हमारी क्या होती है, 5.4 मीटर, 6.4 मीटर, 2.5 मीटर या 4.4 मीटर। तो इसकी हाइट हमारी 2.4 मीटर रखी जाती है। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा सी। ठीक, उसकी हाइट कितनी होगी, डेंजर प्लेट की हाइट 2.5 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्रॉस आर्म का प्रयोग किया जाता है। क्रॉस आर्म का प्रयोग कराया था, अभी दिखाया था। ये क्रॉस आर्म होती है भाई, ये टॉबर है मान लो, ये क्रॉस आर्म है। तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है, क्यों कर रहे हैं, ताकि ये इंसुलेटर को सपोर्ट दे सके। ठीक, इसीलिए तो कर रहे हैं। तो यहाँ पूरा क्रॉस आर्म का उपयोग किया जाता है, क्यों, रक्षण तार को बांधने के लिए, लाइन इंसुलेटर को सहारा देने के लिए, बेसिंग के लिए, या एनी ऑफ द अबव। ठीक, तो क्यों यूज़ कराया था, लाइन इंसुलेटर को सहारा देने के लिए कराया था ना। यहाँ देखो भाई, लाइन इंसुलेटर को सहारा देने के लिए तो यूज़ करा हमने। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, बी। ठीक है, लाइन इंसुलेटर को सहारा देने के लिए क्रॉस आर्म का यूज़ किया जाता है। राइट आंसर इज बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, IE रूल के अनुसार 1.609 किलोमीटर में कम से कम कितने अर्थिंग होने चाहिए। ठीक, IE रूल के अनुसार 1.609 किलोमीटर में कम से कम कितने अर्थिंग होने चाहिए। ठीक है, कितने अर्थिंग होने चाहिए इनमें कम से कम। ठीक, 1.609 किलोमीटर की रेंज में कितनी अर्थिंग होनी चाहिए, 1, 2, 3 या 4। तो हमारी 4 अर्थिंग होनी चाहिए। ठीक है, राइट आंसर इज डी। ठीक, राइट आंसर इज डी, 4 अर्थिंग होनी चाहिए। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार 1.609 किलोमीटर में कम से कम 4 अर्थिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये कह रहा है पोल के अर्थिंग के लिए पोल से अर्थिंग की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, मान लो किसी पोल की हम अर्थिंग कर रहे हैं, तो उस अर्थिंग की पोल से दूरी कितनी होनी चाहिए। ठीक, पोल के अर्थिंग के लिए पोल से अर्थिंग की दूरी होनी चाहिए, कितनी दूरी होनी चाहिए अर्थिंग के पोल से। तो ए है ऑप्शन ए 3 से 5 मीटर होना चाहिए, 9 से 10 मीटर होना चाहिए। ऑप्शन सी है 6 से 8 मीटर, या नॉट मतलब नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जो पोल की अर्थिंग करते हैं ना, उससे हमारी अर्थिंग जहाँ करी हमने, उस अर्थिंग की दूरी जो है हमारी 3 से 5 मीटर होनी चाहिए। ठीक, तो ए इज़ राइट आंसर। ठीक, 3 से 5 मीटर की दूरी पर हमारी पोल से अर्थिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा ए, 3 से 5 मीटर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन कह रहा है पोल की अर्थिंग में यांत्रिक क्षति से बचने के लिए अर्थिंग पाइप की ज़मीन से डैश नीचे रखा जाता है। अर्थिंग पाइप को यांत्रिक क्षति मैकेनिकल डैमेज से बचाने के लिए अर्थिंग पाइप को ज़मीन से डैश नीचे रखा जाता है। ठीक है, तो पोल की अर्थिंग करते हैं तो अर्थिंग पाइप को हमें क्या यांत्रिक क्षति से मैकेनिकल डैमेज से बचाने के लिए कितनी ज़मीन के कितनी नीचे रखा जाता है? 100 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर या 150 सेंटीमीटर। तो हमें ये इसको 60 सेंटीमीटर नीचे रखा जाता है पाइप को। ठीक है, ठीक, मिनिमम कितना 60 सेंटीमीटर नीचे रखा जाता है। ठीक, तो राइट आंसर इज बी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, स्टे अरेंजमेंट किन स्थितियों में किया जाता है? हमने स्टेप के बारे में पढ़ा था। ठीक, स्टे अरेंजमेंट हम कब करते हैं, किन स्थितियों में किया जाता है? सेक्शन पोल पर, लाइन के डबल पोलों पर, ठीक है, टर्मिनल पोल पर भी किया जाता है, और जो लास्ट वाला पोल होता है जहाँ पर डेड एंड हो वहाँ पर भी किया जाता है। ठीक, पहाड़ों पर स्थित लाइन पोल पर या सभी। ठीक, तो सेक्शन पोल पर भी किया जाता है। ठीक, लाइन के डबल पोल होते हैं उन पर भी किया जाता है, पहाड़ों पर स्थित होंगे तब तो करा ही जाएगा, और यह सभी, तो इन सभी पे हमारा क्या है वो स्टे अरेंजमेंट किया जाता है। और क्या नाम है, जब हमारा जो हमारा टर्मिनल पोल पर भी किया जाता है, और हमारे लास्ट में जो सबसे पोल होता है डेड एंड, जहाँ पे हमारा लास्ट पोल लाइन का एंड होता है वहाँ भी किया जाता है। ठीक है, वहाँ भी स्टे अरेंजमेंट किया जाता है। तो इनमें सभी होंगे। ठीक, डी इज़ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन सपोर्ट की अर्थिंग के लिए कौन सा पाइप यूज़ होता है? ठीक, लाइन सपोर्ट की जो हम अर्थिंग कर रहे हैं तो जो पाइप यूज़ होगा अर्थिंग के लिए वो कौन सा यूज़ होगा? ठीक, जीआई पहला ऑप्शन है जीआई पाइप। जीआई मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, कॉपर पाइप, एल्युमिनियम या स्टील पाइप। ठीक, तो इसके लिए जो पाइप यूज़ होता है वो हमारा कौन सा होता है ये पूछ रहा है अर्थिंग के लिए, उसके अर्थिंग के लिए। तो हमने अर्थिंग पढ़ चुके हैं ना हम अर्थिंग, तो जो पाइप होता है हमारा जीआई पाइप वो यूज़ होता है। ठीक है, राइट आंसर इज ए। ठीक है, लाइन सपोर्ट की अर्थिंग के लिए जो पाइप यूज़ होता है वो हमारा जीआई गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप इस्तेमाल होता है। ठीक, तो हमारा राइट आंसर क्या है? ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है एलटी लाइन मतलब एलटी मतलब लो टेंशन या लो वोल्टेज लाइन डिस्ट्रीब्यूशन में आवश्यक पोल की गणना करने का सूत्र है। ठीक है, जो कोई लो टेंशन या मतलब लो वोल्टेज, टेंशन मतलब वोल्टेज, लो टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में आवश्यक पोलों की संख्या, कितने पोल यूज़ होंगे, ठीक, उसकी गणना करने के लिए सूत्र होता है वो कौन सा होता है? इनमें निम्न में से कौन सा है? तो ए है लेंथ अपॉन स्पैन प्लस 1, लेंथ अपॉन स्पैन प्लस 10, लेंथ अपॉन स्पैन प्लस 1, वो सॉरी स्पैन अपॉन लेंथ प्लस 1 या स्पैन अपॉन लेंथ प्लस 10। ठीक, तो इनमें से कौन सा सूत्र है आवश्यक पोलों की गणना करने के लिए? तो हमारा ये फॉर्मूला, ठीक है, ये राइट आंसर इज ए, लेंथ अपॉन स्पैन प्लस 1। ठीक है, इस फॉर्मूले से एलटी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में आवश्यक पोलों की गणना हम इस सूत्र के द्वारा करते हैं। ठीक है, लेंथ अपॉन स्पैन प्लस 1। तो राइट आंसर हमारा क्या है? ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट टाइप ऑफ अर्थिंग इज़ यूज्ड बाय ट्रांसमिशन लाइन। जो ट्रांसमिशन लाइन होती है हमारी, ठीक, उनमें जो अर्थिंग यूज़ करेंगे हम वो किस टाइप की होती हैं? कई टाइप की हमने अर्थिंग पढ़ी थी, तो कौन से टाइप की अर्थिंग हमारी ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ करी जाती है? ठीक, पहला है पाइप अर्थिंग, ठीक है, सॉरी पाइप नहीं, पहला है प्लेट अर्थिंग, दूसरा है रॉड अर्थिंग, तीसरा स्ट्रिप अर्थिंग, चौथा है एनी ऑफ द अबव। तो कौन सी अर्थिंग यूज़ करती हैं ये हम पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, अर्थिंग में तो हम ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो है स्ट्रिप अर्थिंग यूज़ करते हैं। ठीक, तो राइट आंसर इज सी। ठीक, ट्रांसमिशन लाइन के लिए हमेशा स्ट्रिप अर्थिंग यूज़ की जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी। ठीक, तो ये हमारे कुछ MCQs थे। ठीक, ओवरहेड एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड
लाइन के, ठीक है। अब जो है कुछ चैप्टर रह गए, उनके MCQ हम कल करेंगे और कल इसको हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। कल हमारा लास्ट दिन होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।